वो दोशीज़ा सरेआम मुझसे इस कदर लिपटी खड़ी थी कि हमारी धड़कनें एकसर हो रही थी। मेरी बाहें उसके पारिजात के फूल जैसे नाजुक बदन को सहारा दे रही थीं। उसकी स्याह बादामी जुल्फें मेरे गालों को सहला रही थीं। मेरा वजूद उसकी लेवेंडर की खुशबू से लबरेज हो रहा था और मेरी निगाहें उसकी अखरोटी गर्दन और मरमरी कंधे के बीचों बीच नमूदार गहरे कत्थई दिल से हटकर कहीं और टिकने से बगावत कर रही थी। एयरपोर्ट के लाउंज में बैठे मुसाफिर और उनकी खिदमत में मसरूफ बेरे ख्वाब में भी नहीं सोच सकते थे कि मेरे और उस हसीना के मरासिम की उम्र फकत 2 मिनट थी। आदत के मुताबिक लाउंज में कदम रखते ही मैंने काउंटर की ओर एक मुस्कान उछाली थी और बदले में पाए उस हसीन लड़की के दिलकश तबस्सुम का मुरीद हो गया था। मैं उसके पास जाकर थोड़ा ठिठका था और उसकी आंखों से आंखें मिलाते ही 2 नीली झीलों की गहराई में डूबने उतराने लगा था। उसने मेरी जान बचाते हुए कहा था, गुड मॉर्निंग सर। मुझे होश सा आया था और झेंप दबाते हुए मैं अधखुमारी में बोल पड़ा था, गुड मॉर्निंग। आपकी इस रिफ्रेशिंग मुस्कान के पीछे कितनी सैक्रिफाइसेस छुपी हैं, कौन जानता है। बस इतने घिसे पिटे से जुमले ने न जाने उसकी कौन सी दुखती रग को छू लिया था कि उसका दर्द तमाम बांध तोड़कर बह निकला था। उसे अपने पराये तक का ख्याल नहीं रहा था और वह मेरे चौड़े सीने का सहारा लिए सुबकियां भरने को मजबूर हो गई थी। आगे क्या हुआ मैं वो भी बता देता अगर एक बात का खौफ मेरी जुबान पर ताला न लगाता। आदमी को बिला वजह झूठ नहीं बोलना चाहिए और अगर किसी को ऐसी गलत आदत लग ही गई हो तो उसे दोज़ख में सड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। मैं जमीन पर रहकर ही काफी परेशानियां झेल रहा हूं, अब दोज़ख जाकर उनमें इजाफा नहीं करना चाहता। तो सच बताए देता हूं। सच ये है कि मेरा सीना कबूतर के सीने की मानिंद सकरा भले ही न हो पर चौड़ा तो हरगिज नहीं कहा जा सकता। 85 सेंटीमीटर वाली बनियान पहनने में मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। दूसरी बात ये कि कोविड के माहौल में मैं बिना मास्क कहीं नहीं जाता और मास्क के अंदर आदमी मुस्कुरा रहा है या रो रहा है पता लगाना नामुमकिन नहीं तो दुश्वार जरूर होता है। साफ जाहिर है कि मेरी और उस हसीना की मुस्कानबाजी इतनी पुरकशिश हो ही नहीं सकती थी कि हम एक दूसरे के करीब आते, और अगर आते भी तो 2 गज की दूरी तो फिर भी रह ही जाती हमारे दरमियान। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बीमारी के फैलने के बाद से मैं हवाई जहाज से कहीं गया ही नहीं और इसलिए एयरपोर्ट के लाउंज में जाने का किस्सा महज ख्याली पुलाव है। आपको झटका जरूर लगा होगा और उसके लिए मैं माफी याफ्ता भी हूं, पर ऐन मौके पर मैंने अपने आप को दोज़ख में सड़ने से बचा लिया है। जो बात हुई ही नहीं उसका बखान क्या करना। अब जो दरअसल हुआ वो बताता हूं। हुआ ये था कि मैं रात 10:30 बजे लोकल ट्रेन से घर लौट रहा था। ज्यादातर सीटें खाली थीं। मैं आराम से पीछे वाली सीट पर मुर्गे के सालन के साथ प्याज के पराठे खाकर 45 मिनट का सफर तय कर रहा था कि आगे की सीट पर हल्ला होने लगा। मुर्गे की टांग से नजर उठाई तो देखा कि कुर्ते पाजामे गुलबंद में लैस एक आदमी गुस्से में कह रहा था, मेरे को जिधर बैठने का मन करेगा बैठूंगा, तुमको करंट लगता है तो लेडीज डिब्बे में जाने का। उधड़ी नीली जीन्स और हरे टॉप में लड़की तिलमिलाती हुई उठी और बाईं खिड़की के पास बैठ गई। मामला रफा दफा समझ मैंने मुर्गी की टांग से बचा खुचा गोश्त चिचोड़ कर मुंह के हवाले किया। शोर दोबारा होने लगा। मैं वहां बैठी थी तो आप वहां आ गए, अब इधर बैठी तो इधर परेशान करने पहुंच गए, शर्म नहीं आती? लड़की बिफर रही थी। तुम अपने प्रदेश से यहाँ हमारी जगह आकर काम करती हो, हमारे लोगों का रोजगार छीनती हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? बाप की उम्र के आदमी से बहस करती हो, शर्म नहीं आती? फटी जींस से नरम नरम जांग दिखाती हो, शर्म नहीं आती?
आदमी का हाथ लड़की की जांघ तक पहुंच गया। अगला स्टेशन आने में 5 मिनट बाकी थे। लड़की ने चारों ओर देखा, पर उसकी मदद करने की हिम्मत किसी ने नहीं दिखाई। मुझसे रहा न गया। मुर्गे के शोरबे को नैपकिन में पोंछते हुए बोल बैठा, आप लोग शोर क्यों मचा रहे हैं? और आप दोनों के मास्क कहाँ हैं? आदमी बोला, तुम्हारा मास्क कहाँ है? फालतू बकबक करने से पहले अपना मास्क पहनने का। लड़की ने चुपचाप मास्क लगा लिया। मैं पीछे खाली जगह बैठकर खाना खा रहा था, इसलिए मास्क नहीं लगाया था। मैंने मास्क लगाते हुए ललकारा, तुम्हें इतनी अकल तो होनी चाहिए कि शोर शराबा करने से पहले मास्क लगा लिया करो। अपनी वजह से इन बेचारे ईमानदार मेहनत करने वाले लोगों की जान तो खतरे में मत डालो। इन्हें कुछ हो गया तो इनका परिवार कौन चलाएगा? तुम। ठीक कहा कि नहीं? मैंने पास बैठे मुसाफिरों की आंखों में आंखें डालते हुए पूछा। तीर निशाने पर लगा। 2-3 लोग कसमसाए। एक बोल पड़ा, बरोबर है, पहले मास्क लगाने का, बाद में बात करने का। कुछ और लोगों ने भी हामी भरी। वह शोहदा उस बेचारी लड़की और मुझसे तो झगड़ सकता था, पर सबसे एक साथ भिड़ने की ताक उसमें न थी। उसने चुपचाप गुलबंद मुंह पर लपेट लिया। लड़की ने मेरी ओर शुक्रगुजार नजरों से देखा, अपना बैग उठाया और दरवाजे के पास खड़ी हो गई। मैंने बड़ी चालाकी से उसे परेशानी से जो बचा लिया था। मैंने भी आंखों ही आंखों में उसका शुक्रिया कबूल किया और वापस अपनी सीट पर बैठ गया। अपनी हाजिर दिमागी पर मुझे फख्र तो है, लेकिन ये वाकया एक बार फिर सच से कोसों दूर है और मुझे दोज़ख की सैर करा सकता है। माफ कीजिएगा, लेकिन बात कुछ और ही हुई थी। दरअसल मेरे टिफिन बॉक्स में मुर्गी का सालन और प्याज के पराठे नहीं, रोटी और अचार था, जो सुबह 7 बजे बीवी ने मेरे हवाले किया था। रात के 10:30 बजे रोटी के छोटे छोटे टुकड़े झड़ने लगे थे, पर उसे फेंक देने पर मुझे भूखा रहना पड़ता। मेरी औकात 100 रुपए किलो प्याज और 80 रुपए किलो आलू खरीदने की नहीं रह गई थी। 400 रुपए किलो मुर्गी कैसे खरीदता? लॉकडाउन के 2 महीने बाद तक तो किसी तरह घर का खर्च चलता रहा था, पर फिर दोस्तों से बात करने के बाद ये बात शीशे की तरह साफ हो गई थी कि हमारी कंपनी बंद हो गई थी और कोई दूसरा इंतजाम करना लाजिमी हो गया था। उस दिन भी मैं रोज की तरह नौकरी की तलाश में निकला था। मैंने पहले मैनेजर की नौकरी तलाशी, फिर असिस्टेंट की, और 2 महीने गुजर जाने के बाद अब मजदूरी करने को भी तैयार था। मेरी अंग्रेजी से मुतासिर होकर एक रेस्टोरेंट वाले ने मुझे वेटर की नौकरी दे भी दी, पर वो काम 1 हफ्ते से ज्यादा नहीं चल सका। बोलते शर्म आती है, पर मैं हाजी अली में आने वालों से कभी हिंदी तो कभी अंग्रेजी में मदद मांगने लगा। मुसलमानों के आगे टूटी फूटी उर्दू में गिड़गिड़ाने लगा। इस अफसाने की भाषा, इसमें जबरदस्ती ठूंसे गए उर्दू शब्द मेरे उसी तजुर्बे का नतीजा है। मैंने देखा है कि उर्दू और अंग्रेजी का इस्तेमाल आदमी की भाषा में वजन डाल देता है, भले ही वो मिजाज को मिजाज ही क्यों न कहे। उस रात पिछली सीट पर गली रोटी खाते हुए मेरी आंखों के सामने मेरी बीवी का चेहरा नाच रहा था, जो न जाने कब से आधा पेट खाकर सो रही थी। लाख परेशानी के बावजूद उसने मेरे कपड़ों को साफ करना, उन पर इस्त्री करना और मेरे जूतों को साफ करना नहीं छोड़ा था। हर रात मेरा मायूस चेहरा देखकर वो सब समझ जाती और बिना कुछ पूछे मेरे सामने खाने का कुछ सामान रख देती। मैं अक्सर हिम्मत हार कर बच्चों की तरह बिलख पड़ता और वो माँ की तरह मेरी पीठ पर हाथ फेरती, मुझे ढाढ़स बताती। एक समय था जब मैं अच्छे ओहदे पर काम करता था, देश विदेश की सैर करता था, पानी की तरह पैसे बहाकर छुट्टियां मनाता था। और एक समय यह था जब मैं भिखारियों की मानंद दर दर भटक रहा था, एक ही मास्क को 3 महीने से लगा रहा था, गुरुद्वारों में खाना खा रहा था। मेरी बीवी के घर वाले मुझसे बेहतर हालत में थे, लेकिन कोई ससुराल वालों के आगे कितनी झोली फैला सकता है। शायद मर जाना ही मेरे लिए सबसे अच्छा उपाय था। हमारे कोई औलाद नहीं थी, इसलिए मेरी बीवी की दूसरी शादी होने में ज्यादा परेशानी नहीं होती। उसे चाहे कैसा भी शौहर मिलता,
मुझसे तो बेहतर ही होता। ऐसे ही ख्यालों के बीच आगे की चिल्लपों मेरे कानों में पड़ी थी। मैंने उस लड़की की जगह खुद को और उस आदमी की जगह कोविड को रख कर देखा था। कोविड ने कितना परेशान कर दिया था हमें। वो न आया होता तो मेरी नौकरी न गई होती, हमें खाने के लाले न पड़ते, किराया न देने की वजह से घर छोड़ने की नौबत न आई होती। दिल में तो आया कि उसी के गुलबंद से उस आदमी का गला घोंट दूं, पर फिर लगा था कि वो लड़की मेरी जैसी लाचार नहीं थी। उसके कपड़े लत्ते, उठना बैठना सब बता रहे थे कि उसके पास पैसे हैं। उसके साथ जो जबरदस्ती हो रही थी ठीक ही हो रही थी। शरीर छलकाने वाली जीन्स में घूमने को किसने कहा था उसे? जैसा करोगे वैसा ही तो भरोगे। इसी बीच एक नौजवान ने उस आदमी को मास्क न पहनने पर चेतावनी दे दी थी और मामला सुलझ गया था। लड़की ने उस आदमी को तारीफ भरी निगाहों से देखा था और दोनों अगले स्टेशन पर उतर गए थे। मैं गाड़ी में अधलेटा पड़ा रहा था। मेरा स्टेशन आने में आधे घंटे से ऊपर था। हम जैसों का स्टेशन इतनी जल्दी कहाँ आता है।